प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहा है। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। खबर गाजीपुर से, जहां बलिया सीट से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे और गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी के समर्थन में अखिलेश यादव ने एक जनसभा की है। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि पूर्वांचल की हवा पश्चिम से भी तेज चल रही है। जो लोग 400 पार की बातें कर रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं। 10 साल की सत्ता में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कि देश के प्रधानमंत्री, उनका जो आत्मविश्वास है वो भी उत्तर प्रदेश आते आते लड़खड़ा गया है। और उसका परिणाम ये है कि उनके बातें भी लड़खड़ाने वाली आ गई हैं। और यूपी वाले क्या बताएंगे जिन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज उनके साथ जनता दिखाई देती, क्योंकि 10 साल दिल्ली के और 7 साल यूपी के उन्होंने बर्बाद किए हैं। केवल डराना, धमकाना, अन्याय करना, बुलडोजर का डर दिखाना। आप खुद सोचिए, जिस सरकार में 10 परीक्षाएं नहीं हो पाई, पेपर रद्द हो गए, अगर किसी भी एक व्यक्ति पर जिसने पेपर लीक किया उसको पकड़ाओ या बुलडोजर चलाओ, उसके यहाँ तो बता दो। इस बीच बड़ी खबर काशी से आ रही, जहां पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया वाराणसी में। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में सीएम योगी ने जनसभा की है और इस बीच सीएम योगी ने बड़ा दावा किया है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी में जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और वो रिकॉर्ड कौन बनाएगा? वो रिकॉर्ड बनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अब की बार 400 पार एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया है सीएम योगी ने। 7वें और अंतिम चरण में वाराणसी में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। उससे पहले सीएम योगी काशी पहुंचे हुए हैं और इस बीच उन्होंने बड़ा दावा किया है और कहा है कि नया रिकॉर्ड कायम करेगा काशी। अब के बाद 400 पार की बात एक बार फिर से सीएम योगी ने दोहराई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बयान जारी किया है। बयान में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए नजर आए हैं। कह रहे हैं कि जनता ने भाजपा की हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन। वहीं आगे बढ़ते हुए भदौरिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। सनासन सनासन। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हार की घंटी बजा दी है। टनाटन टनाटन टनाटन। इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है जीत की ओर। सनासन सनासन सनासन। इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है जनता। धनाधन धनाधन धनाधन। 4 जून को होगी खुशियों की बारिश। झमाझम झमाझम झमाझम। आप भी आइएगा, ये डील है पक्की। डनाडन डनाडन डनाडन। लखनऊ के वे मॉल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक दबंग हाथ में पिस्तौल लिए एक व्यक्ति को बेरहमी से पीट रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो देखिए, वे मॉल के सामने ये खुलेआम दबंगई का मामला सामने आया है। राजधानी लखनऊ से ये वीडियो, जिसमें एक शख्स देखिए हाथ में पिस्तौल लहराता हुआ और सामने वाले शख्स को पीटता हुआ नजर आ रहा है। वे मॉल पुलिस चौकी के पास की ये घटना किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली और उसके बाद ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस बीच पीड़ित की तस्वीर देखिए, वो घायल हालात में अपने जख्म दिखाता हुआ वीडियो में नज़र आ रहा है। तो एक तरफ तो पूर्वांचल में सीएम योगी से लेकर तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो माफिया राज, गुंडा राज ख़त्म होने की बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। लेकिन इन बड़े बड़े दावों के बीच में एक तस्वीर राजधानी लखनऊ से निकल कर आई है जो सारे दावों को, सारे प्रशासनिक और सरकारी दावों को फेल साबित करती हुई, झुठलाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब एक शख्स देखिए किस तरीके से हाथ में पिस्तौल लिए हुए है और उसी पिस्तौल का सहारा लेकर वो सामने वाले को धमकाता हुआ, पीटता हुआ
नजर आ रहा है। आखिर ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? ये तस्वीर क्या कानून को चुनौती नहीं देती है क्या? ये तस्वीर क्या पुलिस के इकबाल को चुनौती नहीं देती है क्या? और आखिर जब ये पूरा माजरा बीच सड़क पर होता हुआ देखा गया, पाया गया, तो आखिर इस बीच पुलिस कहाँ थी? क्योंकि वेब चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ये पूरी घटना हुई है और घटना कैमरे में कैद भी हुई है। और 1-2 मिनट की नहीं बल्कि कहा यह जा रहा है कि करीब करीब 10 से 15 मिनट तक ये हो हल्ला हंगामा जो है वो सड़क पर ऐसे ही चलता रहा। लोग वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ रोककर इस पूरे तमाशे को देखते रहे, तमाशबीन बने रहे, लेकिन इस बीच पुलिस कहीं भी नज़र नहीं आई। ये हाल उस शहर का है जिसे राजधानी लखनऊ कहा जाता है, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और जिस शहर में सारे कानून बनाए जाते हैं। ओवैस हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद ओवैस, ये जो पूरी घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, एक शख्स पिस्तौल लेकर कानून को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ये कब की घटना है? ये जो शख्स नजर आ रहा है ये कौन है और पूरा मामला था क्या? किस बात को लेकर ये पिस्तौल निकालने पर आमादा हो गया? ओवैस, ओवर टू यू। जी राम, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि ये मामला पूरा गाड़ी को लेकर है। 2 गाड़ियां आपस में टकराई जिसके बाद बहस हो गई और गाड़ी में स्क्रैच आने के बाद आपस में एक दूसरे से बहस हो गई और दूसरा जो व्यक्ति था वो बाहर निकल कर आया और दूसरे व्यक्ति जिससे उसकी गाड़ी टकराई थी उससे कहासुनी होने लगी। कहासुनी होने के बाद ये जो है इससे उसने अपने पास से ये पिस्टल निकाली और असलाह निकाल कर उसको मारने लगा। तो ये मामला पूरा जो है एक मॉल के पास का है, थाना क्षेत्र में आता है। और इसके बाद जो है वहाँ के जो राहगीर थे वहाँ खड़े होकर उन लोगों ने इसकी वीडियो बनाई। और ओवैस, ये समझना चाहूंगा कि चौकी से कितने कदमों की दूरी पर, कितनी दूरी पर यह घटना हुई, कितनी देर तक ये जो तमाशा है वो चलता रहा और पुलिस कहाँ पर थी? मोहम्मद ओवैस राम, देखिए बिल्कुल आपको बताना, क्या किसी ने जानकारी नहीं दी क्या इस बीच पुलिस को? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल देखिए राम, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की थोड़ी सी दूरी पर ही मामला ये होता रहा और जिसके बाद ये जो वहाँ के जो राहगीर थे उन लोगों ने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो वायरल हुई। उस समय तो पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जब ये मामला निपट गया, थोड़ा सा मामला शांत हुआ मारपीट के बाद, तब पुलिस को जानकारी मिली और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली और ये खबर चली और जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने इसको जो है ढूंढना चालू कर दिया और ढूंढना चालू करने के बाद इसको पुलिस ने फिलहाल अभी पकड़ लिया है और कई मुकदमा इसके ऊपर हो गया है। फिलहाल जिस तरीके से ये घटना हुई है ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मॉल के बाहर इस तरीके की घटना हो जाती है और चौकी वहाँ पे मौजूद रहती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और काफी का विषय है कि जिस तरीके से सामने रोड पे एक ऐसे आदमी बाहर से पिस्टल निकालता है और सामने वाले को पिस्टल से मारना चालू कर देता है। जी राम। मोहम्मद ओवैस, एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर दूसरे बड़े लीडर्स हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक जो पूर्वांचल में जाते हैं और कहते हैं कि सीएम योगी के राज में माफिया राज खत्म हो गया है, ये अच्छों की गर्मी निकाल देते हैं। माफिया राज, गुंडा राज खत्म होने की बात एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीर राजधानी लखनऊ से आ रही है वो क्या कानून को ठेंगा नहीं दिखाती है क्या? वो क्या पुलिस के इकबाल को चुनौती नहीं देती है क्या? और सवाल ये भी कि काफी देर तक ये हो हल्ला हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस क्या गर्मी में कूलर में, एसी में अपनी गर्मी को कम कर रही थी क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, अगर आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कही है तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत सख्त आदेश दिए हैं। जिस तरीके से जो क्राइम है, क्राइम को कंट्रोल करने के बहुत सख्त आदेश दिए हैं उनकी, और आदेश तो उन्हीं ने दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके आदेश हुए हैं, लेकिन पुलिस का अगर हम देखा जाए तो पुलिस इस मामले में जो विभूति खंड की पुलिस है और जहाँ पे ये मामला हुआ है वहाँ पे पुलिस की थोड़ी बहुत लापरवाही नजर सामने जरूर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला हुआ है और पुलिस चौकी वहाँ पे मौजूद थी, उसके बावजूद भी ये मामला हो गया। ठीक है, आखिर में अब ये व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ठीक है, ओवैस हमारे साथ विभूतिगंज थाने के इंस्पेक्टर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे।
देखिए जिस तरीके से वेब मॉल चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह घटना होती है, आखिर ये घटना क्या पुलिस के इकबाल को चुनौती नहीं है क्या? और जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी, क्या उस घटना के दौरान पुलिस कहां पर थी? पुलिस ने क्यों इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया? और गश्त करती हुई पुलिस आखिर थी कहां पर? देखिए इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो प्राइम टीवी के सवाल से इस कदर नाराज हो गए, तिलमिला गए कि उन्होंने फोन काट दिया। अगर आप फोन कटने की आवाज को सुन पा रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि भाई सवाल सुना, और जब तीखे सवाल सुने प्राइम टीवी के तो फोन कट करके निकल लिए पतली गली से। दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर को, क्योंकि चुनावी आचार संहिता चल रही है, धारा 144 लागू है, और उस धारा 144 के बीच में इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके का कानून का मखौल उड़ाना आखिर पुलिस के इकबाल को चुनौती कितने बड़े स्तर तक दे रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सवाल एक बार फिर से लेने की कोशिश करेंगे विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर से। लेकिन देखिए इंस्पेक्टर साहब ने फोन काटा और उसके बाद फोन उन्होंने उठाया ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर साहब से दोबारा हमने संपर्क करने की कोशिश की और फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। देखिए जिस तरीके से वेब मॉल चौकी के पास ये घटना होती है, आखिर विभूतिखंड थाने की पुलिस कहां थी? हेलो, आवाज पहुंच रही सर आप तक? The person you are speaking with. आवाज पहुंच नहीं पा रही है इंस्पेक्टर साहब तक। लेकिन देखिए एसएचओ साहब का फोन जो है अब व्यस्त जा रहा है, लेकिन ओवैस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर साहब नहीं जुड़ रहे हैं, हम दोबारा उनसे संपर्क की कोशिश करेंगे। लेकिन मोहम्मद ओवैस, अभी विभूतिखंड थाने के इंस्पेक्टर से हमने संपर्क करने की कोशिश की और साहब जो है फोन तो उन्होंने उठाया, लेकिन देखिए जैसे ही प्राइम टीवी के तीखे सवाल उन्होंने सुने तो फोन काट करके बगैर जवाब दिए निकल लिए पतली गली से। ओवैस जी 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 देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि बात इंस्पेक्टर साहब से हुई थी अभी मेरी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि जो आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है और आरोपी को जो है उसके ऊपर मुकदमा जो है वो कर दिया गया है। तो वो अभी मेरी बात हुई थी उस टॉपिक पे, उन्हीं ने हमसे बताया था। लेकिन अभी जिस तरीके से उन्हीं ने फोन काटा तो ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि अगर जब आप बात कर रहे हैं और ऑफिस से फोन जा रहा है तो इनको सीओजी नंबर है उसको उठाना चाहिए था। जी जी, जनता के सेवक है, फोन उठाना चाहिए था। और जब मीडिया का सवाल जा रहा है, मीडिया का फोन जा रहा है, तो इस तरीके से फोन काट करके निकल जाना ये कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर साहब को भी सवालों के घेरे में लाता है। लेकिन यहाँ जो गिरफ्तारी आरोपी की हुई है मोहम्मद ओवैस, अब क्या पहचान उसकी निकल कर आ रही है, कहाँ का वो रहने वाला है, क्या कुछ करता है, क्या हिस्ट्री उसकी है, क्या कोई क्राइम हिस्ट्री भी निकल कर आई है हिस्ट्री शीट में क्या कराई है। और अभी इस बात की पूरी बात नहीं हो पाई है कि ये कहाँ का रहने वाला था और कहाँ जा रहा था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सामने निकल कर आ रही है कि ये जो है दोनों आपस में गाड़ियों से जा रहे थे और गाड़ियां जिसकी आपस में टकरा गई, एक वैगनर गाड़ी थी और एक और गाड़ी थी। तो दोनों गाड़ियां आपस में जब टकराई हैं, टकराने के बाद ही कहा सुनी हुई है, कहा सुनी होने के बाद मामला बढ़ गया तो उन्हीं ने पिस्टल निकाल ली। अच्छा ओवैस, ये जो पिस्टल है क्या ये लाइसेंसी है या ये अवैध है, जानकारी मिली क्या? नहीं, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार ये जो है लाइसेंसी पिस्टल थी। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि अभी भी होने के बाद ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मुकदमा अभी हुआ है और जो जिस तरीके से बात। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के साथ। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मुकदमे में एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला
टाल दिया है। कोर्ट ने फैसले की अगली तारीख 1 जून तय की है। आपको बता दें कि डिफेंस कॉलोनी जांचमऊ की एक महिला ने जांचमऊ थाने में सपा एमएलए इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ 8 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नवंबर 2022 में ये मामला दर्ज किया गया था इरफान सोलंकी के खिलाफ और अब अदालत ने 3 जून की अगली तारीख तय की है इस मामले में सुनवाई को लेकर। समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और 3 जून की अगली तारीख मुकर्रर की गई है कोर्ट की ओर से। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन फ़िलहाल कोर्ट ने आज सुनवाई की जो तारीख है वो टाल दी और 3 जून की अगली तारीख मुकर्रर की है, तय की है। तो चुनाव के बाद अब इस मामले में सुनवाई हो सकती है। उपेंद्र अस्थाना कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उपेंद्र अस्थाना, समाजवादी पार्टी के एमएलए, आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, सुनवाई होनी थी, लेकिन अब फिर से 3 जून की अगली तारीख दे दी गई है। राम, अगर बताया जाए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो इरफान सोलंकी जो विधायक है, 3 बार से विधायक हैं, अगर बात की जाए तो अभी रंगदारी और आगजनी कांड को लेकर के ये सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं और पिछले लगभग 20 महीनों से जो है वो महाराजगंज जेल में सजा काट रहे हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो है ये लगभग 10वीं बार जो है जो कोर्ट का फैसला आना था और टलते चला, तारीख टलती चली जा रही है। अभी आज ही की बात बताया जब इरफान सोलंकी जिस तरीके से साराना अंदाज में कोर्ट परिसर में पहुंचे, उन्होंने कहा है कि अभी मैं जिंदा हूं और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर देखा तो ऊपर पहुंचते कोर्ट के बाद पहले तारीख 1 तारीख पड़ी, फिर उसके बाद जो तारीख चेंज करके 3 तारीख कर दी गई। वही कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इरफान सोलंकी के फैसले को लेकर, जजमेंट को लेकर इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है। राम उपेंद्र, यहाँ पर एक अहम चीज ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइएगा प्लीज कि ये पूरा मामला है क्या जिसमें 2022 से नवंबर में मुकदमा दर्ज होता है और अब जो है तारीख पे तारीख आती है, ये मामला समझाइएगा जरा हमारे दर्शकों को। राम, अगर बताएं जिस तरीके से 2022 नवंबर की बात है तो इसमें जो है एक प्लाट को कब्जा लेने को रंगदारी प्लाट में आगजनी कांड को लेकर के इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी और जो है अगर बात हाजी वसी और उसके जो 4 साथी जो है उनको उनके नाम में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो इरफान सोलंकी जो है वो जो है कानपुर छोड़ के जो है आउट ऑफ जो है कंट्री जो है बांग्लादेश में विदेशी जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की थी, वो भी फर्जी आधार कार्ड पे की थी। उसके बावजूद लेकर के ठीक है बेन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। मामला मथुरा के ग्राम पंचायत नेनू पट्टी का है, जहां किसानों ने एरको जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों की शिकायत है कि बरसात से गेहूं की फसलों का नुकसान 70% आंका गया, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही 70% का आंकड़ा 0% में बदल दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने जिलाधिकारी को खत लिखा है। हालांकि प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हैं। हमारी समस्या ये है कि जो फसल का बीमा कराया जाता है, कंपनी का नाम है HDFC एग्रो इंश्योरेंस कंपनी। जब से वो आई है हम बीमा करा लेते हैं, उसके बाद सर्वे होती है। जब हम सर्वे के लिए कहते हैं तो सर्वे करने आते, सर्वे करने आ जाते हैं तो उसके बाद में हमको कोई सबूत नहीं देते। किधर से भी कैसे भी हम सबूत ले लेते हैं, दे जाते हैं एक आध को, तो उसके बाद में अपने पास जो ले जाते हैं उसको काट देते हैं और कह देते हैं तुमको क्लेम नहीं मिलेगा। बाजरे और जिनकी गेहूं की फसल में ये गड़बड़ी करते हैं वगैरह, हम फॉर्म भरवाते हैं, हम इनके फॉर्म दे जाओ देते नहीं, और ये का धैर्य ले उले तो बिन 70% दिखा जाएंगे, वहाँ 0% कर देते हैं। कौन सी कंपनी है बीमा कंपनी? HDFC। ये फसल की समस्या है, सब बीमा कराए और ये गलत तरीका से गड़बड़ी कर रहे हैं बीमा क्लेम में। कौन सी कंपनी वाले हैं? HDFC एर्गो लिमिटेड है इंश्योरेंस कंपनी। तो सर्वे में आते हैं या नहीं आते? सर्वे में आते हैं, लेट सेट आते हैं, और क्रॉप कटिंग कराने भी आए, फिर उसके बाद वेट फेट कुछ निकाला नहीं, गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसी रबी फसल में कर रहे हैं और खरीफ फसल, दोनों फसल में गड़बड़ी कर रहे हैं लोग। संभल के चंदौसी में बड़ा हादसा होने पर काबू पा लिया गया। दरअसल पानी टंकी के पास खड़ी हाइटिल की ट्रॉली में लदे सामान में आग लग गई थी, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया। आग की खबर फायर ब्रिगेड को थी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है।
ललितपुर के तालाबपुरा में हुए अदिति राजा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इस हत्या को उसके पति और बहनोई ने मिलकर अंजाम दिया है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली अंतर्गत तालाबपुरा के मोहल्ला डोडा घाट में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जब इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सभी उच्चाधिकारी गण मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया गया और उसके बाद जो है सीसीटीवी वगैरह और वहां के जो हमें एविडेंस वहां से जो मिले, इसके अलावा जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य थे और मृतका के छोटे बेटे का बयान हम लोगों के द्वारा लिया गया। तो इन सब चीज़ों से यह निकल कर आया कि उस महिला की हत्या उसके ही पति पुष्पेंद्र राजा द्वारा की गई है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुष्पेंद्र राजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र राजा ने पूछताछ में बताया कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बहनोई टिंकू राजा भी इस हत्या में शामिल था। और इस बीच बड़ी खबर आ रही जहां पर एसकेडी अस्पताल जो है वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। राजधानी लखनऊ का ये मामला जहां नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ एसकेडी अस्पताल, बिना फायर उपकरणों के ये अस्पताल चल रहा है। बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पूरे अस्पताल में कोई भी उपकरण मौजूद नहीं है। ये अस्पताल जो है तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। फायर ब्रिगेड जो है, फायर डिपार्टमेंट सो रहा है चैन की नींद। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। एसकेडी अस्पताल बिना फायर उपकरणों के ये अस्पताल चला रहा है और फायर विभाग की जो टीम है वो भी कुंभकर्णी नींद में है। और देखिए राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच एसकेडी अस्पताल में भी ये घटना सामने आई है। दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगती है। हाल ही में हमने देखा कि उसमें 7 शिशुओं की मौत हुई थी, 7 बच्चों की मौत हुई थी। और उसके बाद अब देखिए राजधानी लखनऊ में भी इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर फायर डिपार्टमेंट चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फायर उपकरण मौजूद नहीं है अस्पताल में। अस्पताल का नाम एसकेडी अस्पताल है, जो नियमों की लगातार धज्जियां उड़ा रहा है। तो फायर उपकरणों के बगैर ये अस्पताल चलता हुआ, मानकों की धज्जियां उड़ाता हुआ, नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ, फायर डिपार्टमेंट चैन की नींद सोता हुआ, और आखिर सुध लेगा कौन? वैभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, ये जो तमाम मामला हमने देखा, तमाम चीजें हमने देखी एसकेडी अस्पताल को लेकर कि वहां पर कोई भी उपकरण अग्निशमन से जुड़ा हुआ मौजूद नहीं है, आखिर इसकी सुध लेगा कौन? और आखिर ये जो लापरवाही है, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? लापरवाही किसकी है? कोई बड़ा हादसा अगर हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और क्यों जो तमाम जिम्मेदार हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं? वैभव, देखिए, जैसा कि हमने भी दिल्ली में देखा था कि एक अस्पताल में आग लगने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने सारी अस्पतालों को गाइडलाइन जारी की थी कि जो भी अग्निशमन, जो भी यंत्र है, जो भी सेफ्टी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं अस्पताल को रखनी चाहिए। पर इसके विपरीत जाते हुए कहीं ना कहीं जो आलमबाग का जो एसकेडी हॉस्पिटल है, वो कोई भी सुरक्षा सेफ्टी इंतजाम नहीं किया हुआ है अग्निशमन को लेकर। इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकारी आला अफसर हैं वो इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक अपनी अलग ही नींद में सोए हुए हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वहां पे जब हमने देखा तो कहीं ना कहीं वहां पे कोई भी सेफ्टी इंतजाम नहीं थे अग्निशमन को लेकर। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं है तो कोई ये बड़ी घटना को भी दावा दे सकता है अगर वहां पे कोई सेफ्टी इंतजाम नहीं है तो। जी वैभव, देखिए, अग्निशमन का होना किसी भी अस्पताल परिसर में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये एसकेडी अस्पताल चलाया जा रहा है, मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ताक पर रखा गया नियमों को। क्या यहाँ के अस्पताल प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? क्या आखिर क्यों वो तमाम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, अस्पताल प्रशासन से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, पर उनका कभी तक कोई पुख्ता
जवाब सामने नहीं आया है। उन्होंने ना नकुर करते हुए कुछ फोन काट दिया था उन्होंने। तो एसकेडी हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड है लखनऊ में, कहीं ना कहीं लोग इसको जानते हैं, काफी उस पर भरोसा करते हैं। तो इसको देखते हुए वो ये जो एक बड़ी गलती है वो करते हुए सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। क्योंकि केंद्र सरकार की एक सख्त गाइडलाइन है कि जितने भी अस्पताल हैं वो अग्निशमन की जो सेफ्टी चीजें हैं या जो उपकरण है वो कहीं ना कहीं अस्पताल में रखेंगे, जिसको लेकर कहते हैं एसकेडी हॉस्पिटल कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ पर तमाम तरीके के अभियान चलाए जाने की बात कही जाती है सीएमओ की ओर से, विभाग की ओर से, लेकिन जो है अस्पताल उन तमाम दावों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। आखिर अब ऐसे में अगर ये कार्रवाई जो है, ये जो मामला जो है वो प्रशासन की संज्ञान में आता है, तो क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है अस्पताल के खिलाफ? देखिए, अगर बात करें कार्रवाई की तो एसकेडी हॉस्पिटल जो है एक बड़ा जो कहते हैं कि जो रसूखदार है उनका हॉस्पिटल है, तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उनके ऊपर ना के बराबर देखने को मिलेगी। क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर चल रहा है हॉस्पिटल और बिना अग्निशमन की जो उपकरण है उसके लेकर चल रहा है। इससे पहले भी कई बार कहते यूपी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी की थी कि जो हॉस्पिटल है वो अग्निशमन जो भी उपकरण है, जो भी सेफ्टी जो वैभव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आलमबाग का लखनऊ का एक बड़ा नामी अस्पताल है एसकेडी, लेकिन आखिर इस तरीके की लापरवाही बरती क्यों जा रही है? क्या उनके पास अग्निशमन यंत्र लगाने का पैसा नहीं है? क्या इतना खर्च वो जो है वो वहन नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, ऐसे ये कोई नहीं कह सकता कि उनके पास इसके लिए पैसा नहीं है, क्या उसका वहन नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। इसके विपरीत ये कहना चाहिए कि जो वो रसूख का उनका है, वो पावर है, उसका कहीं ना कहीं वो यूज करते हुए, इसका दुरुपयोग करते हुए सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक हॉस्पिटल होता है, कहीं ना कहीं उसमें जनता काफी भरोसा करती है। तो मैंने ये माना जाए कि बड़े कारोबारी का चूंकि अस्पताल है, जो प्रशासन को वो अपनी जेब में रखने की बात करते हैं, कहते भी रहे हैं, तो क्या माना जाए कि भाई जो बड़ा रसूख है उसी के दम पर उन्होंने इस लापरवाही को अभी तक के अंजाम दिया रखा हुआ है? ये बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, जो लखनऊ में जो एसकेडी स्कूल है, उनके जो ओनर है, उनके लड़के का ये हॉस्पिटल है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े रसूखदार कहे जाते हैं, बड़े पावरफुल लोग कहे जाते हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करते हुए अपने हॉस्पिटल में अग्निशमन की जो भी उपकरण है, जो भी मशीन है, कहीं ना कहीं उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैभव, हम चाहेंगे कि आप विभागीय स्तर पर जरूर इस बात को आगे पहुंचाएं और कोशिश करें कि भाई इस मामले में जो भी संभव हो सके, अगर कार्रवाई हो सके तो वो भी ज़रूरी है। अगर कार्रवाई के नाम पर देखिए, अगर वो अग्निशमन यंत्र लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो भी आम आदमी वहाँ पर इलाज के लिए पहुँचता है, तीमारदार वहाँ पहुँचते हैं, उन सब की सेफ्टी जो है वो हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, पूरे प्राइम टीवी की जिम्मेदारी है और विभागीय स्तर की भी जिम्मेदारी है। बहरहाल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वैभव। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172।
babasahebshadi.com। ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी पर।